हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र वर्मा मैथ्स में। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने 11th मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहली बात तो आपको कुछ चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी कि आपका अब तक जो भी आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा है, अलजेब्रा, ट्रिगो, जो भी आपने पढ़ा है, और अब जो आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अब आपका जो मैथ्स शुरू होने जा रहा है वो बेटा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है आपका। ये तो थोड़ा सा अलजेब्रा से डिफर है ये, तो आप ये मान के चलें कि मैथमेटिक्स कम्प्लीटली चेंज होने जा रहा है आपका 11th क्लास के अंदर। तो जिस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम बेटा सेट है, और ये चैप्टर आपका चैप्टर 1 में भी आपको मतलब काम देगा। ये चैप्टर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ आपको चैप्टर 2 में भी आगे रिपीट होगी। और सेट के जो हम फॉर्मूले बताएंगे, जो वेन डायग्राम बताएंगे, ये चीज़ आपका प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होगा। तो एक ही चैप्टर से हम 3 चैप्टर्स कनेक्ट है इसके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इस चैप्टर को ढंग से कर लेते हैं तो हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इसका जो चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी का है वो सारे एक साथ कवर हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखिएगा आज की क्लास जो है सेट की। तो चैप्टर 1 है हमारे पास सेट्स। सेट का मीनिंग क्या होता है, चलिए पहले हम पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं। और पॉइंट नंबर 1 में हम आपको बता देंगे जो वर्ड में लिखा है सेट। सेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बेटा सेट का मतलब होता है फॉर्मिंग ग्रुप्स, ग्रुप को फॉर्म करना, ग्रुप को फॉर्म करना, या आप इसे कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो अब कलेक्शन किस चीज़ का कलेक्शन, इसको देखते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं, कहता है ए कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स, ए कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। ढंग से समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट वन इज कलेक्शन, कि सेट का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, और भी किसको? डिफाइन एलिमेंट्स। डिफाइन, सर जी व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन? डिफाइन का मतलब होता है कि सेम डेफिनेशन गिवन बाय ऑल, कि जिसमें डेफिनेशन में चेंजेस ना आए, सभी के द्वारा एक जैसे हमारे पास आंसर आए, रिप्लाई आए, उसे बोलते हैं डिफाइन एलिमेंट्स। तो कलेक्शन होना चाहिए, डिफाइन एलिमेंट होना चाहिए। और आप इस जो वर्ड को, ये जो वर्ड मैंने बोला है एलिमेंट, बेटा आप इस वर्ड की जगह मेंबर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एलिमेंट बोल देंगे, मेंबर बोल देंगे, या फिर आप इसकी जगह कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट, मेंबर्स या कंपोनेंट। तो सेट का मतलब हो गया ए कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स। डिफाइंड एलिमेंट्स का एक कलेक्शन। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं बेटा कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स लिखने हैं, तो आप बोलेंगे सर AEIOU ये वॉवल्स हैं, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट के। तो सभी के रिप्लाई एक जैसे आएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये बताइए कि जो हमारे साल में जो 12 महीने हैं, इनमें से कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग लेटर जे से होती है। आप कहेंगे सर उसमें जनवरी आएगा, उसमें जून भी आएगा, उसमें जुलाई भी आएगा। तो इसका मतलब सभी के रिप्लाई एक जैसे आ रहे हैं। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि बेटा कि इवन नेचुरल नंबर बताने हैं आपको जो कि 20 से बिलो हो, 20 से लेस हो, यानी 20 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे सर 2 से लेकर 18 तक, 2, 4, 6, 8 से लेकर 18 तक आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये सब क्या है? ये सब होते हैं डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है जब सभी के रिप्लाई एक जैसे आते हैं। क्या सर ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि जब एलिमेंट्स डिफाइन ना हो? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केस पॉसिबल है जिसमें एलिमेंट डिफाइन नहीं होते। कौन से केस हैं जरा सुनिए। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं आपकी चॉइस की, आपके टेस्ट की, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको क्या चीज़ें बेकार लगती हैं, उसके हिसाब से मैं लिस्टिंग बनाने की बात करूं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो डिफाइन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो आपकी पसंद है ज़रूरी नहीं है वो पसंद आपके फ्रेंड की भी हो। समझ में आया? सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि बेटा आप है ना अपने फेवरेट 5 सिंगर्स मुझे बताइए, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 फेवरेट ऑफ योर सिंगर्स, जो 5 ऐसे गायक जो आपको पसंद हो। यही सवाल मैंने आपसे भी करा, यही सवाल मैंने आपके दूसरे फ्रेंड से भी करा, यही सवाल मैंने आपके तीसरे फ्रेंड से भी करा। तो क्या इस वाली बात के लिए आप श्योर हो कि सबके रिप्लाई जैसे आएंगे? नहीं। हो सकता है कि आपका सिंगिंग टेस्ट अलग हो, आपके फ्रेंड का सिंगिंग टेस्ट अलग हो,
और जो तीसरा मेंबर उसका सिंगिंग टेस्ट अलग हो, तो यहाँ पर लिस्टिंग एक जैसी आना ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है सेम आए, डिफर भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि बेटा वॉवल्स बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो सभी के आंसर एक जैसे आएंगे। मैंने बोला कि इवन नेचुरल नंबर्स बताओ जो 20 से लेस हो, सभी के आंसर एक जैसे आएंगे। समझ में आ रही बात? तो जब सभी के आंसर, सभी के रिप्लाई किसी भी क्वेश्चन को लेकर एक जैसे आते हैं, तो जो भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जब आपके आंसर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपके आंसर में, आपके फ्रेंड के आंसर में या दूसरे की किसी के आंसर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, तो वो सेट के एग्जाम्पल नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिर हम बोल रहे हैं एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरह से परिभाषित एलिमेंट। आप एलिमेंट वर्ड की जगह मेंबर भी यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। सपोज आप कुछ एग्जांपल बता दो बेटा। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लिखा हमने, एक कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब आपको इसका कलेक्शन करना है, तो आप इस कलेक्शन को ABC किसी के नाम से भी शो कर सकते हैं, और आप लिख देंगे इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स। आप करेंगे सर A भी हो सकता है, E, I, O, U। तो बेटा कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर? एलिमेंट्स हो गए 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट कितने हो गए? 5। अच्छा सर, ये आप जी करली ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। इस ब्रैकेट को जो मैंने लगाया है, इसको आप करली ब्रैकेट या कलेक्शन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और सेट के लिए आपको यही ब्रैकेट का यूज करना है। इसके अलावा आप दूसरे ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? सेट के लिए। फिर सुनिए, सेट का मतलब क्या? कलेक्शन, चीजों को इकट्ठा करना। और कलेक्शन के लिए हमें किस ब्रैकेट का यूज करना है? कलेक्शन के लिए हमें कलेक्शन ब्रैकेट का यूज करना है। और कलेक्शन ब्रैकेट कौन सा होता है? ये करली ब्रैकेट होता है। ध्यान से देखिएगा। तो जो हमने ऊपर आपसे कलेक्शन बनाने के लिए बोला था कि जी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स का कलेक्शन, वो आपने बना लिया है। तो जाहिर सी बात, यही रिप्लाई आपका भी आना है, यही रिप्लाई आपके फ्रेंड का भी आना है। सपोज दैट मैंने आपसे बोलता हूँ बेटा एक और एग्जांपल। मैंने इस बार आपसे बोला है ए कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। अब आप मेरी बात समझिए ढंग से। मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे मांगा कि एक साल में उन सभी महीनों की लिस्टिंग कीजिए, कलेक्शन कीजिए जिनकी स्टार्टिंग लेटर जे से होती है। तो अब आपके कलेक्शन में, इसे बेटा कलेक्शन बी बोल रहा हूं मैं। सेट को आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ABCD। सेट के लिए कोई आप बिल्कुल फ्री हैं। जैसे ऊपर वाले ग्रुप को हमने ग्रुप A बोला है, नीचे वाले ग्रुप को हम ग्रुप B बोल रहे हैं। और इस ग्रुप में हमें कौन से मंथ लिखने हैं? हमें उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो आपको मालूम है उसमें कौन कौन से आएंगे? जनवरी आएगा बेटा, जून आएगा और जुलाई होगा। क्योंकि जो 12 मंथ है हमारे पास, जो 12 मंथ्स है, तो उन 12 मंथ्स में केवल 3 मंथ्स ये ऐसे हैं जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आया बात? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल। मैंने आपसे बोला एक कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक स्टार्टिंग विद लेटर एस। समझिए मेरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि एक वीक में जितने डेज हैं उनमें से उन डेज के अलग से लिस्टिंग कर दीजिए जो लेटर एस से शुरू हो रहे हैं। तो अब आप इसको ग्रुप सी बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि सर जी इसमें एक तो जी संडे आने वाला है और जिसमें एक सैटरडे आने वाला है, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं? तो और देखिए जितने भी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं सबके सब किसमें बनाए हैं? कलेक्शन ब्रैकेट के अंदर बनाया, मतलब करली ब्रैकेट। इस तरह के ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं कलेक्शन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज बनाया जाता है कलेक्शन करने के लिए, चीजों को, मेंबर्स को, कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए इस ब्रैकेट को हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये तो बात थी सेट की, और हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन सेट नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज है बेटा हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, सर ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट।
कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। सपोज दैट वी हैव ए एग्जांपल सेट ए। सेट ए में मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 से लेकर बेटा 20 तक लिख दिया मैंने। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर जी दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स हैं जो कहाँ से शुरू होके जो 1 से स्टार्ट होके 20 तक जा रहे हैं। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं आप काउंट करेंगे तो बेटा इसमें 20 मेंबर्स आएंगे। तो ये तो था सेट ए। तो अब एन ए, इधर सुनिए, जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंटेशन समझिएगा, हमने केवल ए लिख के छोड़ दिया तो इट इज ए सेट, इट इज ए कलेक्शन। और जब हम कलेक्शन के आगे एन बी लगाते हैं इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो आप कहेंगे सर देयर आर 20 एलिमेंट्स, देयर आर 20 एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट मेरे पास एक और सेट है और इसमें लिखा मैंने 1 4 9 16 25 36 एंड गोज अप टू 121। अब समझिएगा स्टूडेंट, पहले तो आप ये देखिए कलेक्शन किस चीज का है। पहले आपको वो चीज डिस्कवर करनी पड़ेगी, वो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसका ये कलेक्शन है। आप इसे देखते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है 1, बेटा 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से लेकर 11 स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया आपने 1 से लेकर 11 तक के नंबर के स्क्वायर कर रखे हैं यहाँ पर। इसे बोलते हैं दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अगर मेरे से बोला जाए इस सेट में कितने कार्डिनल नंबर, तो एन ए तो 11। अगर आप इसको काउंट करें तो बेटा 11 ही आएंगे। तो सेट का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इस ग्रुप में बताइए क्या कार्डिनल नंबर है इसका, आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 मेंबर है तो इसमें जो एन ए आएगा वो 5 आएगा। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर बनने वाले वो कितने बनने वाले हैं? 5, 1 2 3 4 5। यहाँ बेटा सेट बी में 1 2 3, तो एन बी में 3 एलिमेंट्स हो गए बी के अंदर। सी में बेटा कितने एलिमेंट्स आएंगे? एन सी 1 एंड 2। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी एक ग्रुप में आने वाले मेंबर्स की काउंटिंग, कि कितने मेंबर्स उसमें आ रहे हैं या आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बेटा अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि सेट क्या होता है। सेट का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एलिमेंट बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। मैं एक बार और लिखवा देता हूं, ये ऑब्जेक्ट। सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। फिर मैंने बताया था कि सेट क्या हो सकते हैं? सेट वो हो सकते हैं जब जो डिफाइन बाय ऑल, मतलब सेम डेफिनेशन गिवन बाय ऑल, जिसमें सभी के द्वारा एक जैसा एक्सप्लेनेशन आए, सबके द्वारा एक जैसा आंसर आए। और जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए बिटवीन टू आंसर्स, बिटवीन टू रिप्लाईज, जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वो सेट नहीं होते। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। ऐसे सभी एग्जाम्पल्स जहां पे आपसे मोस्ट फेवरेट, मोस्ट वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब बुरा, बेकार, जो आपको पसंद नहीं होता, वर्स्ट, आपसे बोलेगा बेस्ट, आपसे बोलेगा वर्स्ट, आपसे बोलेगा फेवरेट। अगर ये 3 शब्द किसी आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहे हैं और पूछता है वो सेट है या नहीं है, आप बिल्कुल मना कर देना, सर जी सेट हो नहीं सकते। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना फेवरेट की या बेस्ट की, तो वो टोटली चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हो, क्योंकि उसकी चॉइस किसी दूसरे की चॉइस से डिफर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वहां पे आंसर का सेम आना ये जरूरी नहीं है कि सेम आए। समझ में आई बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं। तो सेट क्या हो गया, कार्डिनल नंबर क्या हो गया, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा चेंज करके हम आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं। अब नंबर 3 है हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका यूज हम करते हैं सेट के लिए, इसे बोलते हैं स्पेशल लेटर्स। जैसे मैं बोलता हूं बेटा कैपिटल एन, ये नोट है, ध्यान रखना। कैपिटल एन का यूज किया जाता है ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसे क्या बोलते हैं? ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
ढंग से समझिएगा, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बेटा ऑल नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? अब आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे अगर मेरे को एन को डिफाइन करना पड़े तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते नंबर, और ये तो आगे तक चलते जाते हैं, रुकते ही नहीं है, तो कोस अप टू इन्फिनिटी। तो 1 से लेके आगे तक के अगर मुझे सभी नंबर्स को कलेक्ट करना है तो मैं इसे केवल एन बोल दूंगा। केवल क्या बोल दूंगा? केवल एन बोल दूंगा। मैं उसके लिए ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं केवल कैपिटल एन लिख दूंगा। तो कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर बेटा आपके सामने इस तरह से कैपिटल आर लिखा है, इसका मतलब होता है ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब बेटा ऑल रियल नंबर्स, अब मैं आपको समझा दूं रियल नंबर्स क्या हैं। मैं कहता हूं कि जो भी नंबर लाइन पे आ सकते हैं, जो भी नंबर लाइन पे आ सकते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो नॉन इंटीजर्स हैं, चाहे वो जीरो है, जो भी नंबर लाइन पे आ सकता है वो सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या आ गया? इसमें बेटा ऑल नेगेटिव भी आ गए, इसमें जीरो भी आ गया, इसमें ऑल पॉजिटिव भी आ गए, सभी नंबर आ गए इसके अंदर। तो यानी वो सभी नंबर जो किस पे आ सकते हैं? नंबर लाइन पे आ सकते हैं। तो उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बेटा जेड। सर जी ये जेड का मतलब क्या होता है? फिर सुनिए, एन का मतलब क्या बताया? नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। आर का मतलब रियल नंबर्स का ग्रुप। जेड का मतलब होता है ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा बच्चा एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने 10th के अंदर अपना मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो उनके लिए मैं समझा दूं, जब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है बेटा प्राकृत संख्याएं। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो अपना 10th क्लास हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं। बाकी अब आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए। जब मैं बात करता हूं रियल नंबर्स की तो इससे पढ़ते बेटा वास्तविक संख्याएं। और जब मैं बात करता हूं आपके सामने इंटीजर्स की, इसे पढ़ते हैं पूर्णांक। तो थोड़े दिन आपको है ना इसे समझने में कष्ट होगा, उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आपको ऑटोमेटिकली एक ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए हैं, ये कुछ दिन की प्रॉब्लम चलेगी, उसके बाद हर चीज़ स्मूथली आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो जेड का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी तरह के इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो डेसिमल में नहीं होते, जो होल वैल्यूज होती हैं वो होती है इंटीजर्स। 1 2 3 4 ये सब इंटीजर्स है। -3 -5 ये सब इंटीजर है। बट अगर मैं बोलूँ 4.5 तो ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है। समझ में आई बात? तो इसी को मैं डिवाइड कर सकता हूँ बेटा यहाँ पर दो पार्ट में, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसका मतलब होता है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा। तो z का मतलब समझ जाए, z का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसमें दो हिस्से टूटते हैं, z प्लस z माइनस, तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद आता है बेटा q। q का मतलब होता है ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सभी रैशनल नंबर्स। अच्छा रैशनल नंबर्स आप जानते हैं p/q की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे भी लिख दूँ इसे, स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स में बोलते हैं हम इनको परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़। तो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ ये अल्फ़ाबेट्स कि कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल जेड क्या होता है और कैपिटल क्यू क्या होता है। अब हम इसे आगे चलते हैं, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ बेटा पेज को। अब देखिए अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे एक नए सिंबल के बारे में। क्योंकि बेटा ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर में, और ये सिंबल्स आपके केवल इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे, ये सिंबल्स आपके आगे आने वाले कई चैप्टर्स में काम आएंगे। ये चैप्टर ये आपका रिलेशन फंक्शन में काम में आने वाला है, ये सिंबल्स आपके प्रोबेबिलिटी में भी काम में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जिस सिंबल की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर है हमारे पास 1 2, हमने इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, पॉइंट नंबर 4 है। और इसमें एक सिंबल है, ये सिंबल बेटा, ये देखिए इस तरह से हमने बनाया है।
इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और अगर मैं इस सिंबल को लेके इस तरह से कट कर दूं तो इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान से समझिएगा। सर इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको हमें इस्तेमाल करना है सिंबल को? सपोज दैट एक एग्जांपल है मेरे पास, मैंने बेटा आपके सामने एक सेट लिखा ए, मैंने सेट में लिखा बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब आप बताइए जो ग्रुप ए हमने लिखा है, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? आप कहेंगे सर इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है। तो जितने एलिमेंट्स या जो सेपरेट एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं वो सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इस पार्टिकुलर ग्रुप से। मीन्स -3 बिलोंग्स टू ए, -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब जो मेंबर, जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ग्रुप में नजर आ रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जो मेंबर आपको ग्रुप में नहीं नजर आ रहे हैं वो इससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर मेरे से बोला है एक ग्रुप दे रखा है आपको और आपसे बोलता है कुछ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो ब्लैंक्स में बोला गया 4 के बाद में आपको डैश दे दिया और ए। क्या कहता है, क्या 4 ए से बिलोंग करता है? हाँ जी, 4 बिलोंग्स टू ए। 7 ए से बिलोंग करता है? नहीं जी, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपसे बोला जाए -9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपसे बोला जाए 0, यस बिलोंग्स टू ए, 0 ए में है, मेरा 0। आपसे बोला जाए 3, यस बिलोंग्स टू ए। आपसे बोला जाए -4, आप कहेंगे सर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये तो सिंबल आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इस्तेमाल करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। अब देखिए, अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है सेट का प्रेजेंटेशन। ये तो हमने सीख लिया सेट किसको बोलते हैं, सेट क्या है, ठीक है, कलेक्शन ब्रैकेट क्या है, कार्डिनल नंबर्स क्या हैं, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आएगा आपके सामने सेट का प्रेजेंटेशन, की एक सेट को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। बेटा पॉइंट नंबर 5 बना रहे हैं इसको, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, सेट का प्रेजेंटेशन। देखिए सेट को है ना आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, समझिए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन है मेरे पास रोस्टर फॉर्म, और सेकंड प्रेजेंटेशन है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ढंग से समझिएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट को प्रेजेंट करने के तरीके, जो पहली प्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म है, अगली प्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप किसी ग्रुप को जब फॉर्म करते हैं तो हर एक एलिमेंट्स को आप सेपरेट डिफाइन करते हैं। मीन्स व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट्स डिफाइंड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। जैसे सपोज दैट एक ग्रुप है ए, हम लिखा AEIOU दिस वन। अब आप देखिए यहाँ पे 5 मेंबर्स थे, तो पांचों मेंबर को आपने अलग अलग लिख दिया यहाँ पर, इसे बोल दिया हमने रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बेटा एक टेक्निकल फॉर्म है ये। अब इस टेक्निकल फॉर्म को समझिए। देखिए इसी ग्रुप को हमने लिखा अब किस तरह से, अब उस टेक्निक को समझना। मैंने इसको ऐसे लिखा कि जी इस तरह से, जी ये क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं, मैं इसको रीड करने का तरीका भी बताऊंगा। मैं इसको रीड कैसे करता हूं, देखिए यहाँ पे बताऊँ। मैं लिखूंगा ऐसे ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। सर ये एक्स क्या है? एक्स मिसिंग फिगर है। आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासेस में मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस करते थे, चाहे एज वाले या फिर डिस्टेंस वाले या स्पीड वाले, सबको हम लेट कर लेते थे। लेट पार्टिकुलर थिंग इज एक्स, ऐसा हम मानते थे। तो ये वही एक्स है। तो हमने क्या लिखा, ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट। बेटा ये जो मैंने लगाया इसे हम सच दैट से रीड करते हैं।
such that x is a vowel of English alphabet। समझिएगा ढंग से। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने ये जो 5 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स को सेपरेट शो किया है। हमने ए को अलग लिखा, आई को अलग लिखा, आई को अलग लिखा, ओ को अलग लिखा, यू को अलग लिखा, जबकि हमें यहाँ पे किसी को भी हमने नहीं शो करा। हमने तो केवल एक स्टेटमेंट लिख दी और हर चीज उसी स्टेटमेंट में क्लियर हो गई। तो हमने क्या लिख दिया कि ए इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको इसी तरह से रीड करना है। कई लोग इसको ऐसे भी रीड कर देते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल। नहीं, इस तरह रीड नहीं करना। जैसे मैं बता रहा हूं, ए इज ए ग्रुप बोल दिया, सेट बोल दीजिए, एक ही बात है। ए इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक्स such that x is a vowel of English alphabet, such that x is a vowel of English alphabet। समझ आई बात? तो बेटा इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये जो 2 फॉर्म लिखी मैंने, ये पॉइंट नंबर 1, ये जो मैंने लिखा ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। मैं आपको कई इसके और एग्जांपल देता हूं, समझिएगा ढंग से। देखिए स्टूडेंट, और एग्जाम्पल हम इसके फॉर्म कर रहे हैं, ढंग से देखिए। अब मेरे पास क्या है, मैं इस तरह से फिर से ऐसी ब्रांचेस खोल रहा हूँ। ये वही हम पीछे से आ गए हैं। तो इसमें पार्ट नंबर 2 है अब हमारे पास। यहाँ पे हमने सेट लिया, सेट बी, और सेट बी में मैं लेने रहा हूँ, सेट बी के अंदर क्या लिख रहा हूँ, सेट बी में अब सेट बी में एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा मैं। 5, 10, 15, 20, 25 एंड गोज अप टू 60। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5। यानी हमने 5 के सभी मल्टीपल लिख दिए, यानी हमने 5 की टेबल लिख दी। वो भी कब तक पढ़ी टेबल? 12 तक। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 12 तक पढ़ा तो 60 आ गया। तो यहाँ पर जो हमने हर एक एलिमेंट को सेपरेट शो किया है, तो ये तो रोस्टर फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी बेटा? रोस्टर फॉर्म होगी, RF। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सर जी इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सुनिए, ये हो गया मेरे पास सेट बी, तो इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। सुनिए, बी इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। सर ये आपने क्या लिख दिया? कैपिटल एन। मैंने बताया कैपिटल एन का मतलब क्या बताया था? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर है सारे नेचुरल है। बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा कि सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 5n। एक्स इज इक्वल टू 5n। 5 इंटू एन का मतलब मल्टीपल ऑफ 5। सुनिए, ये जो मेंबर थे एक्स, वो एक्स क्या है? गौर से, एक्स है 5, 10, 15, 20, 25, 60, यानी एक्स हो गया मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। स्मॉल एन का मतलब एनी इंटीजर, और वेयर एन लाई बिटवीन। सुनिए, मैंने लिखा ना एन, इसको बोलते हैं एन लाई बिटवीन, मतलब एन इससे ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस भी है, इक्वल भी है। किसके? अब एन की वैल्यू में क्या पुट करूं? मैंने 5 की टेबल 1 से पढ़नी शुरू कर दी। 5 1 से 5, वो कहां तक पढ़ी? 12 तक। तो एन लाई बिटवीन 1 to 12। अब समझिए, ये बेटा बड़ी टेक्निकल फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको बनाना आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर तो हर एक एलिमेंट को आपने सेपरेट शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 की टेबल आपने 12 तक पढ़ दी, 5 1 5 से 12 तक पढ़ दिया। अब इसे लिखेंगे कैसे? बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज इक्वल टू 5n मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 एंड n लाई बिटवीन 1 to 12। n लाई बिटवीन 1 to 12 की हमने जो n की वैल्यू रखी है वो 1 से 12 तक रखी है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बेटा हम सेट सी ले रहे हैं, और सेट सी लिख रहे हैं बेटा हम 1, 4, 9, 16, 25 से लेकर 100, ये हमने लिख दिया। और अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हमें करना क्या है। पहले आप ये देखिए, ये है क्या चीज़, क्या बोलते हैं इसे? ये है बेटा परफेक्ट स्क्वायर।
क्योंकि अभी हमने ऐसा एग्जाम्पल पीछे भी लिया था, ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि सभी पॉजिटिव भी है, तो हम फिर से लिखेंगे जो x है, जो मिसिंग फिगर है वो नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन इस बार x 5n नहीं है, इस बार x n स्क्वायर है, क्योंकि देखिए मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 इंटू एन हो गया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर भी बेटा हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 1 के स्क्वायर से लेकर 10 तक का स्क्वायर कराया, तो n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। समझ में आई बात? तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसे डी बोल दिया हमने, इसे बोल रहे हैं हम देखिए ढंग से, ये क्या लिखा हमने, देखिए ये असल में 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 रेज़्ड टू द पावर 4, 2 रेज़्ड टू द पावर 5, यानी 2 की पावर 1 से 5 तक पड़ी है। तो इसे लिखेंगे कैसे, सेट डी बोल रहे हैं हम इसे, हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू द पावर n वेयर n लाई बिटवीन, देखिए 2 की पावर 1 से लेकर 5 तक था, 1 to 5। क्लियर होगी बात? तो बच्चों ये जो जब आप सभी एलिमेंट्स को अलग अलग शो करते हो, ये रोस्टर फॉर्म में आता है, और इस तरह की फॉर्म कौन सी फॉर्म में आती है, सेट बिल्डर फॉर्म में आती है। समझ में आई बात? तो यहां तक का हमने जो भी काम पढ़ा है, यहां तक जो भी की चीज पढ़ ली है, इसके बेस पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 ये आप आराम से होमवर्क में फिनिश कर सकते हैं। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी 1.1 आप आराम से कर लेंगे। वो यही बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू से वाले क्वेश्चन है इसके अंदर, यही रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन है। इसी तरह के आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ एग्जांपल है, इसमें कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। फिर सुन लीजिए, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो सेट नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत आपकी ऑब्जर्वेशन है। सेट होने या ना होने के लिए टोटली चीज डिपेंड करती है कि आप उसको डिफाइन कर सकते हो या नहीं डिफाइन कर सकते। मीन्स कि जितने लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, अगर सबके रिप्लाई एक जैसे हैं तो उसे डिफाइन बोला जाएगा, और अगर रिप्लाईज में कॉन्फ्लिक्ट है, रिप्लाई में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको सेट नहीं बोला जाएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल सेट के नहीं होंगे, जहां पर आपको बेस्ट लिखा वर्ड दिख जाए, फेवरेट दिख जाए, वर्स्ट दिख जाए, ऐसी चीजें दिख जाए जो चॉइसेस पे डिपेंड करती हैं, टेस्ट पे डिपेंड करती है, वो कभी सेट के एग्जाम्पल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात स्टूडेंट? तो इसके बेस पे आज हमने जो भी पढ़ा है, आप उसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कराऊंगा 1.2 और 1.3। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।